हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आज हम एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स का टोटल रिकॉल करने वाले हैं। एक बार वापस से सब लोगों को बता देता हूँ कि इन वीडियोस के दौरान हम लोग सिर्फ अगर आप ये सिलेबस पढ़ चुके हैं तो उसे पूरे तरीके से रिवाइज करने की, माइंड मैप करने की कोशिश कर रहे हैं। इन वीडियोस के दौरान आपको कंसेप्ट्स नहीं समझ में आएंगे। मतलब अगर आपने ये सोचा है कि चलो पहली बार इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं, तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो ये माइंड मैपिंग के लिए आप लोगों की हेल्प करेंगे वीडियोस। आप एक चीज़ों को एक दूसरे से कोरिलेट कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे कि आप क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ रिवीजन के लिए। अगर इसमें से कुछ छूट गया है तो हाँ, आप वो भी साथ साथ में पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। सो दीज वीडियोज आर बेसिकली फॉर रिविजन पर्पस। ठीक है, अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट बिल्डर्स के लिए जस्ट फॉर पेपर सीरीज हम लोगों ने रन की थी। जस्ट फॉर पेपर का भी आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो देखिए। वहाँ से आप लोगों को एक रिवीजन मिलेगा और क्वेश्चन बैंक के रिवीजन के तो कई सारे हम लोग प्लेलिस्ट पहले भी बना चुके हैं। सो स्टार्टिंग विद द सेम, एक एक स्टैंडर्ड नहीं पढ़ाऊंगा मैं, सब स्टैंडर्ड्स एक दूसरे से लिंक कर करके पढ़ेंगे हम। बेसिकली यहाँ पे आज 4 स्टैंडर्ड्स पढ़ने वाले हैं: इन्वेंट्री, पीपीई, इंटैंजिबल एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। 2, 16, 38, 40 साथ में पढ़ेंगे। एक एक स्टैंडर्ड्स कवर नहीं करने वाले हैं, ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज कवर्ड इन विच स्टैंडर्ड? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है अगर हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ भी सेल कर रहे हैं, जैसे कि स्टॉक इन ट्रेड, तो वो कवर होगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में। इसके अलावा कवर होते हैं उसमें रॉ मटेरियल, WIP, इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग ऑब्वियसली फिनिश गुड्स। स्क्रैप इज ऑल्सो कवर्ड बाय दिस स्टैंडर्ड, और वो स्पेयर पार्ट जो 12 महीने के अंदर कंज्यूम हो जाएंगे वो भी इसी के अंदर कवर्ड है। ठीक है, पर अगर हम इन एसेट्स को कंज्यूम करने वाले हैं फॉर प्रोडक्शन पर्पस और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस और एनी अदर पर्पस, यानी कि हम मशीनरीज की बात कर रहे हैं, तो फिर हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 कवर करेंगे। मोरओवर स्पेयर पार्ट्स दैट आर टू बी कंज्यूम फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स रिलेटेड टू दीज मशीनरीज आर ऑल्सो कवर्ड इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। अगर इन एसेट्स का फिजिकल सब्सटेंस नहीं है एंड दे आर नॉन मॉनेटरी इन नेचर, देन दे आर कवर्ड बाय इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38। और अगर ये ऐसी प्रॉपर्टी है विच इंक्लूड लैंड और बिल्डिंग और बोथ, और अगर आपने उसे कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए या रेंटल के लिए लेके रखा है, रेंटल अर्न करने के लिए या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, या फिर यूज डिटरमाइंड नहीं है, तो फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 के अंदर में कवर होता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, यू आर एबल टू सी ऑल ऑफ देम। हाउ द कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इनिशियली कॉस्ट के मेजर्स सभी में सेम है। आपने कितने में खरीदा, कन्वर्जन कॉस्ट क्या रहा, एबनॉर्मल कॉस्ट इंक्लूड मत कीजिए, नॉर्मल इंक्लूड कीजिए। फैक्ट्री ओवरहेड को, नॉर्म फिक्स्ड ओवरहेड को नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी विचएवर इज हायर के अंदर में एब्जॉर्ब कीजिए। ये कहानी सभी स्टैंडर्ड्स में सेम है। ये जितने भी स्टैंडर्ड्स है सभी कहानियों के में सेम है, रिलेटेड टू वैल्यू दैट। ठीक है, ओके। आप लोगों के इसमें कुछ वर्ड्स नहीं दिख रहे होंगे, पर ये पूरी की पूरी जो नोट्स है ये आप लोगों के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वो लिंक से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। कुछ वर्ड्स इधर उधर नहीं दिखते हैं बिकॉज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द स्क्रीन, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। सो हाउ इट इज वैल्यूड? कॉस्ट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, अगर इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी है तो किस पे होती है? कॉस्ट ऑफ एनआरबी व्हिचएवर इज लोअर। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इनिशियल कॉस्ट सेम है, ध्यान रखिए। 38 इनिशियल कॉस्ट सभी में, 16, 38, 42 सभी में सेम है। बट सब्सिक्वेंट जब हम इंडिया 16 की बात करते हैं तो यहाँ 2 मॉडल आ जाते हैं, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। सेम क्लास ऑफ एसेट्स, जैसे कि आप लोगों के पास में मशीनरीज है, सेम क्लास ऑफ एसेट सेम मॉडल। डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट डिफरेंट मॉडल लगा सकते हैं। यानी अगर मैं एक मशीन पे कॉस्ट मॉडल लगा रहा हूँ तो दूसरे मशीन पे भी कॉस्ट मॉडल लगेगा। एक फर्नीचर पे रिवैल्यूएशन मॉडल तो दूसरे फर्नीचर पे भी रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल ऑन मशीनरी, रिवैल्यूएशन मॉडल ऑन फर्नीचर, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 भी सेम रूल की बात करता है। हाउएवर वो बोलता है कि रिवैल्यूएशन मॉडल तभी लग सकता है इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर जब उसका एक्टिव मार्केट अवेलेबल है। मतलब अगर एक्टिव मार्केट नहीं है तो आप रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं लगा सकते। एक्टिव मार्केट मतलब मार्केट में प्रोडक्ट सेल होता है। ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 ऑन द अदर हैंड सीज ओनली कॉस्ट मॉडल। अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल लगाना चाहते हैं, आप सिर्फ डिस्क्लोजर देंगे, सिर्फ डिस्क्लोजर देंगे फेयर वैल्यू का, इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो दैट इज व्हाट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इज ऑल अबाउट। सब्सिक्वेंट हम लोगों के खर्चे लगे तो उनका क्या करना है? देखिए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है आपने इन्वेंट्री बना दी, अब सब्सिक्वेंट एक्सपेंस तो सिर्फ रिवर्क कॉस्ट हो सकता है। रिवर्क ऑलवेज एबनॉर्मल, सो दे शुड बी चार्ज ऑफ टू पीएल। 16, 38 और 40 बोलते हैं कि अगर आप सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस लग रहे हैं और ये जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस है ये रूटीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है, तो पीएल में चार्ज ऑफ कर दीजिए। पर अगर ये रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स है, इंटेंजिबल एसेट में थोड़ा सा मुश्किल है इस बात को समझाना, पर ठीक है, रिवीजन में उसी तरह से रखिए कि रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स है, तो हम क्या करेंगे? हम इसे कैपिटलाइज करेंगे, और पुराना ऐसा ही पार्ट अगर कोई कैपिटलाइज पड़ा है तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। ध्यान रखिए, पुराना वाला पार्ट एलिमिनेट करना है। ठीक है, हमने इस चार्ट में इंडेस 116 इंक्लूड नहीं किया, उसका वीडियो मैं ऑल टुगेदर अलग से देने वाला हूँ, इसीलिए दैट इज द ओनली रीजन, नथिंग एल्स। अब ये इंस्पेक्शंस भी इसी के अंदर में कवर होता है। सो इट इज द सेम स्टोरी फॉर 16, 38, 40। 38 से बहुत ज़्यादा कोरिलेट करके क्वेश्चन मत पूछे, काइंड ऑफ कंसेप्ट इज ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, इसके बाद आता है डिप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अगर मैं डिप्रीसिएशन की बात करूँ तो इन्वेंट्री में तो डिप्रीसिएशन होता नहीं, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट पार्ट। ये कंसेप्ट है 16, 38 और 40 के लिए। डिप्रीसिएशन तीनों में चार्ज होता है, 38 में हम उसे अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। कैसे चार्ज करते हैं? बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द एसेट।
SLM हो सकता है, WDV हो सकता है, जो भी ये एसेट के नेचर पर डिपेंड करता है, ये मैनेजमेंट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखिए। अगर हम एक मेथड से दूसरे मेथड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो ये चेंज इन एस्टिमेट कहलाता है, पर वहीं अगर हम ऊपर कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल शिफ्ट कर रहे थे तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी था। दैट इज द ओनली थिंग दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन दिस चैप्टर, एवरीथिंग एल्स इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। इंडिया 16 में कंपोनेंटाइजेशन कंसेप्ट है जो बोलता है कि अगर आपके पास कोई एसेट है, एसेट के अंदर के सिग्निफिकेंट मेजर पार्ट्स की लाइफ अलग अलग है, तो उन्हें उनकी लाइफ के बेसिस पे डिप्रिशिएट किए। पूरे एसेट को एक ही मेथड से डिप्रिशिएट करना गलत है। कंपोनेंटाइजेशन कंसेप्ट, कंपोनेंटाइजेशन कंसेप्ट आप लोगों को कंपैरेटिवली आगे नहीं मिलेगा, मतलब 38 में तो इतना ज़्यादा देखने नहीं मिलेगा, 40 में तो भी थोड़ा बहुत हो सकता है, पर 40 में भी हम रेयरली कंपोनेंटाइजेशन कंसेप्ट की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन कंसेप्ट रिमेन्स द सेम इन 16 एंड 40। अगर हम चेंज कर रहे हैं मेथड तो दैट इज चेंज इन एस्टिमेट। रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू इज नथिंग इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं बेचने वाला हूँ गुड्स को, ठीक है। हाउएवर देयर इज अ रेसिडुअल वैल्यू कंसेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जो बोलता है कि अगर फिनिश गुड्स का कॉस्ट और एनआरवी में एनआरवी लोअर है, फिनिश गुड्स का कॉस्ट और एनआरवी में एनआरवी लोअर है, तो रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी आज आप उस रॉ मटेरियल को खरीदने गए तो कितने पे। हाउएवर अगर फिनिश गुड्स का एनआरवी इज हायर देन कॉस्ट, फिनिश गुड्स का एनआरवी इज हायर देन कॉस्ट, रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट भले ही लो होगा, रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट भले ही लो होगा, हम उसका वैल्यूएशन कॉस्ट पे ही रहने देंगे। थोड़ा बहुत कंसेप्ट रेसिडुअल वैल्यू को रिप्लेसमेंट कॉस्ट के साथ लिंक करने की कोशिश की है, नथिंग एल्स। अदरवाइज रिप्लेसमेंट कॉस्ट अंडर 16, 38 एंड 40 बोलता है कि देखो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ढूंढना पड़ा, रेसिडुअल वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। रेसिडुअल वैल्यू इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स तभी होगा जब उसका एक्टिव मार्केट अवेलेबल है। ध्यान रखिए, रेसिडुअल वैल्यू कब होता है, जब उसका एक्टिव मार्केट अवेलेबल होता है। अगर एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं होता तो रेसिडुअल वैल्यू नहीं होता, ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। या फिर आपके थर्ड पार्टी कमिटमेंट है, ये किसके लिए, सिर्फ 38 के लिए, सिर्फ 38 के लिए। बाकी 16 एंड 40 से रेसिडुअल वैल्यू ढूंढिए। अगर आगे जाके आपकी रेसिडुअल वैल्यू चेंज होती है तो ये चेंज इन एस्टिमेट कहलाता है। इफ रेसिडुअल वैल्यू इज मोर देन कैरिंग अमाउंट, स्टॉप डेप्रिशिएटिंग, डेप्रिशिएट करना रोक दीजिए, ठीक है। उसके बाद करते हैं एक्सचेंज की, मतलब मैंने एक एसेट दिया और दूसरा एसेट लिया, ये रूल सभी में सेम है। 2 में इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। 16, 38, 40 इनफैक्ट 2 में भी ऑलमोस्ट सेम ही कंसेप्ट है। वी ऑलवेज कंसिडर द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप। जब भी हम एक्सचेंज कर रहे हैं बार्टर ट्रांजैक्शन, वी ऑलवेज कंसिडर अकाउंटिंग किस पे करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप। इसके ऊपर कई सारे स्टूडेंट कई बार आर्ग्यूमेंट करते हैं, अभी एग्जाम सामने, एग्जाम के लिए रिकॉल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं, ठीक है। सो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप प्रोवाइडेड देयर इज कमर्शियल सब्सटेंस। इफ देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस देन बुक वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप। सर फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप नहीं पता तो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड ओनली इन दैट केस इफ फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इज नॉट गिवन अप, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट अगर मिला, देखिए इन्वेंट्री से रिलेटेड एसेट गवर्नमेंट ग्रांट होगा नहीं, होगा भी तो आप उसको डेफर करके पीएल में डाल दीजिए। पर अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है रिलेटेड टू 16, 38, 40 इंटेंजिबल एसेट का, या फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट होता नहीं है, और पीपीई में, तो अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है तो 2 तरह के गवर्नमेंट ग्रांट होते हैं। यहाँ पे एसेट ही सरकार से सस्ते में मिला है, या फिर आपने एसेट खरीद लिया और सरकार ने रिफंड कर दिया। पहला वाला एसेट सरकार से सस्ते में मिला है, 2 ऑप्शन है, या तो फेयर वैल्यू पे दिखा दो या फिर नॉमिनल वैल्यू पे दिखा दो, 2 ऑप्शन है, आइदर ऑल द 3 स्टैंडर्ड्स। पर अगर आपको यही एसेट आपने खरीदा और गवर्नमेंट ने आपको रिफंड किया है पैसा, तो अगर ये नॉन डिप्रिशिएबल एसेट है, नॉन डिप्रिशिएबल एसेट, तो फिर आप इसको, ये जो भी आपका जो पैसे मिले हैं सरकार से, इसे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट कीजिए। इफ इट इज अनकंडीशनल इमीडिएट पीएल में चला जाएगा, कंडीशनल है तो ओवर द पीरियड पीएल में थोड़ा थोड़ा करके डेफर हो जाएगा। पर अगर ये डिप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या फिर अमोर्टाइजेबल एसेट से रिलेटेड है तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, आप इसे उस एसेट की कॉस्ट से ही रिड्यूस कर दीजिए और फिर उस एसेट को रिमेनिंग पीरियड में डिप्रिशिएट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 2, आपको ये जो पैसे मिले हैं आप इसे डेफर्ड ग्रांट ट्रीट कीजिए एंड ओवर द पीरियड इन द रेशियो ऑफ योर डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन इसको डेफर कर दीजिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक के गवर्नमेंट ग्रांट का भी कंसेप्ट पूरे तरीके से क्लियर होगा। अदर देन दैट देयर आर सर्टेन मोर कंसेप्ट्स दैट आर कवर्ड इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। देयर इज वन मोर कंसेप्ट जो मैं इस चार्ट में लिखना भूल गया, डेफर्ड ग्रांट, डेफर्ड पेमेंट जो ध्यान से छूट गया मेरे, ध्यान रखिए सभी में सेम है, चारों में सेम है। डेफर्ड पेमेंट यानी आज मेरे पास गुड्स आ गए, आज मैं गुड्स खरीद रहा हूँ, मशीन खरीद रहा हूँ, इंटेंजिबल एसेट ले रहा हूँ जिसका पेमेंट 12 महीने के बाद होने वाला है, या नॉर्मल क्रेडिट पीरियड के तो बाद ही होने वाला है, तो इट हैज टू बी अकाउंटेड एट इट्स कैश इक्विवेलेंट प्राइस, इट हैज टू बी अकाउंटेड एट इट्स कैश इक्विवेलेंट प्राइस। और जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उसे इंटरेस्ट एक्सपेंस ट्रीट कीजिए। आज उसका कैश इक्विवेलेंट प्राइस क्या है, आज अगर मैं पैसे दूंगा तो वो एसेट मुझे कितने में मिल जाएगा, कैश इक्विवेलेंट प्राइस, उस प्राइस पे अकाउंट कीजिए और जो डिफरेंस है उसको हम लोग इंटरेस्ट एक्सपेंस मान के ओवर द पीरियड अक्रूवल पीरियड बेसिस पे एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। एक कंसेप्ट छूट गया, वो चार्ट में नहीं है, ध्यान में रखिए। उसके अलावा देयर इज अ कॉस्ट फॉर्मूला अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, आपको फीफो अलाउड है, वेटेड एवरेज अलाउड है। इससे रिलेटेड कई सारे नए क्वेश्चंस ऐड हुए थे, हमने न्यूली एडेड क्वेश्चंस के वीडियोस डाल के रखे हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं।
ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा मैं इसके ऊपर। देयर आर 2 मेजरमेंट टेक्निक्स, रिटेल मेथड एक दिया गया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक दिया गया है। एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक है, जनरल कॉस्ट टेक्निक वो नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो जनरली WIP के लिए यूज़ होता है, और रिटेल मेथड जो कि बिग बाजार जैसे लोगों के लिए, यानी जहाँ पे MRP डिफाइंड होता है, वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस होते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 टॉक्स अबाउट वन मोर कंसेप्ट ऑफ डीकमीशनिंग लायबिलिटी, कि एसेट की जब लाइफ एंड हो जाएगी हो सकता है वो जगह रिस्टोर करना पड़े। वो जगह को रिस्टोर करने का खर्चा मटेरियल है, सिग्निफिकेंट है, तो आज ही एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दीजिए। कितना क्या लग रहा है कितना खर्चा होगा जब रिस्टोर करेंगे, तब कितना खर्चा होगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज ही एसेट की कॉस्ट के अंदर में इंक्लूड कर दीजिए। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर में एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट है रिलेटेड टू इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स। सर्टेन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स लाइक ब्रांड, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, देयर इज दिस मास्टहेड, पब्लिशिंग टाइटल्स, दे आर नॉट अलाउड टू बी कैपिटलाइज। ये परचेज है तो आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, इंटरनली जनरेटेड नहीं कर सकते। कस्टमर लिस्ट, ठीक है। गुडविल तो इस स्टैंडर्ड में आता ही नहीं, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे। रिसर्च एक्सपेंस भी ये बोलता है आप कैपिटलाइज मत कीजिए। हाउएवर ये सारे भी एसेट्स अदर देन रिसर्च, पब्लिशिंग टाइटल वगैरह जो भी थे, ये सब आपके परचेज्ड है अगर, तो आप बुक्स में इंटेंजिबल एसेट दिखा सकते हैं। रिसर्च अगर आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन में अक्वायर किया है तो आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज कैपिटलाइज नहीं कर सकते। बिजनेस कॉम्बिनेशन में अक्वायर किया गया रिसर्च कैपिटलाइज होता है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि वो इंडिया 103 के अंदर में कवर होता है, इस चैप्टर में कवर नहीं होता, ठीक है। सो वेरी शॉर्ट समराइज्ड वीडियो ऑफ टोटल रिकॉल रिलेटेड टू 4 स्टैंडर्ड्स ऑल टुगेदर। आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा विद कंपैरेटिव पर्पस। सो थैंक यू, पसंद आया होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।